नमस्कार। यह फलक की कहानियों का अद्भुत संसार। किस्सा कहानी, कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आज आपको सुना रही हूँ बंकिम चंद्र चटर्जी का लिखा उपन्यास दुर्गेश नंदिनी का चौथा भाग। सुनिएगा जरूर। तो अब चलते हैं कहानी की ओर। जगत सिंह ने छावनी से प्रस्थान कर पठान सेना का दिल दहला दिया। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि 5,000 सेना लेकर कतूल खां के 50,000 जवानों को सुवर्ण रेखा से पार कर देंगे। उन्होंने छावनी से आकर 2 सप्ताह में जो पराक्रम दिखाया, उसे सुनकर मानसिंह बोले, मेरा कुमार राजपूतों के गौरव की रक्षा करेगा। जगत सिंह जानते थे कि 5,000 सेना से 50,000 को विमुख करना सरल काम नहीं है। पराजय या मृत्यु को वह निश्चित मानकर चले थे। उन्होंने सामने जमकर युद्ध करने की प्रणाली नहीं अपनाई। वह अपनी सेना को वन या ऊंची नीची भूमि में छिपा कर रखते थे। वह जहाँ थोड़े से पठानों की सेना देखते, उसका सफाया कर डालते। उनके गुप्तचर फल मछली आदि बेचने के बहाने अनेक स्थानों पर भ्रमण करके पठान सेना की गतिविधि का पता लगा लेते थे। समाचार पाकर जगत सिंह सावधानी से ऐसी जगह अपनी सेना को ले जाते जहाँ से वो पठानों पर आक्रमण कर सकते थे। यदि पठान अधिक संख्या में ना होते तो मौका देकर शेर की तरह उन पर टूट कर उनके टुकड़े टुकड़े कर डालते थे। पठान यह नहीं समझते थे कि शत्रु इतना समीप है, इसलिए वे युद्ध करने के लिए तैयार न रहते थे। इस प्रकार बहुत सी पठान सेना मारी गई और पठान बहुत घबरा गए। वे अब जगत सिंह की सेना के सामने जमकर युद्ध करने का यत्न करने लगे, परंतु उन्हें ये पता नहीं था कि जगत सिंह की सेना है कहाँ। केवल यमदूत की तरह पठान सेना को मृत्यु के समान जगत सिंह को सेना दिखाई देती और इस प्रकार उनका काम तमाम कर फिर न जाने कहाँ चले जाती थी। वो 5,000 सेना को एक जगह न रखते थे। कहीं 1,000, कहीं 500, कहीं 2,000। इस तरह उसके कई भागों में रहने से शत्रु उसका पता न लगा पाते थे। पठान समझ ही न पाते थे कि राजपूत कहाँ है। कतूल खां के पास नित्य अपनी सेना के विनाश का समाचार पहुँचता था। परिणाम यह हुआ कि पठान सेना को थोड़ी संख्या में किले से बाहर निकलना कठिन हो गया और इधर उधर लूटपाट बंद हो गई। उनकी सेना किले में चली गई। उन्हें अब रसद इकट्ठी करनी कठिन हो गई। शत्रु पीड़ित प्रदेश की मुक्ति का समाचार पाकर महाराजा मानसिंह ने पुत्र को लिखा, कुल तिलक, मैं समझ गया तुम्हारे द्वारा पठानों की जबरदस्त हानि हुई है। तुम्हारी सहायता के लिए मैं 10,000 सेना और भेज रहा हूँ। युवराज ने उत्तर दिया, महाराज की जैसी इच्छा। यदि और सेना आए तो अच्छा ही है, नहीं तो आपके आशीर्वाद से 5,000 सेना से ही मैं अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करूँगा। कुमार बिना रोक टोक रण जीतने लगे। आज उन्होंने सोचा, शिव मंदिर में जिस सुंदरी की सरल दृष्टि से वो पराजित हुए थे, उस सुंदरी को वो भूल ही गए। उधर अभिराम स्वामी ने विमला पर क्रुद्ध होकर उसे कुटिया से निकाल दिया था। दूसरे दिन संध्या समय विमला अपनी कोठरी में बैठी श्रृंगार कर रही थी। यौवन रूप से जाना जाता है, जिसमें रूप नहीं वो 16 वर्ष में भी बूढ़ी है। जिसके पास रूप है वो हर समय युवती है। जिसमें रस नहीं वो सदा प्रौढ़ा है। जिसमें रस है वो सर्वदा नवीना है। विमला का रूप अब भी झलमला रहा था। विमला के होठों की लाली बता रही थी कि वो अभी
युवती थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें देखकर कौन कहता कि वह 24 वर्ष से अधिक की थी। विमला युवती थी, वह स्थिर यौवना थी। उसके बदन की कोमलता बता रही थी कि वह षोडशी है। उसके केशों की घुंघराली लटें कान के पास से नीचे कपोलों तक लटक रही थी। विमला ने केश झाड़कर चोटी बनाई, इस तरफ से रुमाल से मुंह साफ किया, रेशम की चोली पहनी, सोने के आभूषण पहने, कसीदे की धोती पहनी और मोती जड़ी जूतियां पहनी। विमला दुर्गेश नंदिनी की कोठरी में गई तो दुर्गेश नंदिनी ने विस्मय से कहा, ये क्या विमला, ये श्रृंगार किसके लिए है? तुम्हें इन बातों से क्या मतलब? सच कहो, कहाँ जाओगी? तुमसे क्यों बताऊं मैं कहाँ जाऊंगी? कहाँ जाओगी बोलो ना, दुर्गेश नंदिनी ने पूछा। विमला बोली, भला बताओ तो मैं जानूं। दुर्गेश नंदिनी विमला का मुंह देखने लगी। विमला उसका हाथ पकड़कर बोली, सुनो, कहती हुई उसे खिड़की के पास ले गई। उसने धीरे से उसके कान में कहा, मैं शिव मंदिर न जाऊंगी, वहाँ किसी राजपुत्र से भेंट होगी। दुर्गेश नंदिनी का बदन रोमांचित हो उठा। उसने कोई उत्तर नहीं दिया, बस देखती रही उसकी ओर। विमला बोली, अभिराम स्वामी से मैंने बातें की थी। उनके विचार से जगत सिंह के साथ तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता। तुम्हारे पिता राजी न होंगे। उनके सामने कुछ कहने से मार खानी होगी। क्यों? यदि ये बात है तो तुम क्यों जा रही हो? मैं राजपुत्र से कह आई थी कि आज रात को उनसे भेंट होगी। अभी परिचय दे दूं उन्हें, अन्य विचार बाद में करेंगे। राजपुत्र यदि तुम पर अनुरक्त हुए तो। विमला चुप हो गई। दुर्गेश नंदिनी ने उसके मुंह पर अपना हाथ रख दिया। फिर बोली, तुम्हारी बात सुनकर लज्जा आ रही है। तुम्हारी जहाँ इच्छा हो चली जाओ, मेरी बात किसी से न करना। मेरे सामने और किसी की भी बात न कहना कभी। विमला हंसकर बोली, तुम इस छोटी सी उम्र में प्रेम समुद्र में क्यों कूदी? दुर्गेश, तुम इस छोटी सी उम्र में प्रेम समुद्र में क्यों कूदी? दुर्गेश, तुम जाओ, मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती। विमला ने कहा, मैं मंदिर में जाऊंगी, मैं क्या मना करती हूँ? जहाँ इच्छा हो जाओ, तब मैं नहीं जाऊंगी। जाओ जाओ, मैं कहती हूँ जाओ। विमला हंसने लगी, फिर बोली, मैं जाती हूँ, मैं जब तक ना आऊँ तब तक सोना नहीं। दुर्गेश नंदिनी ने मन में कहा, नींद आएगी ही कहाँ। जाते समय विमला ने दुर्गेश नंदिनी की थोड़ी ऊपर करके सरल दृष्टि से उसकी ओर देखकर उसका मुंह चूम लिया। फिर कहा, वेश बदल कर जाओ, कोई भय नहीं है। विमला पहले वीरेंद्र सिंह के पास गई। वीरेंद्र सिंह लेटे थे। एक दासी उनके पैर दबा रही थी, दूसरा पंखा झेल रही थी। पलंग के पास जाकर विमला बोली, मेरे लिए क्या आज्ञा है? वीरेंद्र सिंह सिर उठाकर बोले, विमला, क्या तुम किसी काम से बाहर जा रही हो? जी हाँ, मेरे लिए और क्या आज्ञा है? दुर्गेश कैसी है? उसका चित्त ठीक है? अब क्या दशा है उसकी? ठीक है ना बुआ? अच्छी है। तुम कुछ देर मुझे पंखा झेलो। और दूसरी दासी से कहा, तुम दुर्गेश को मेरे पास बुला लाओ। पंखा झेलने वाली पंखा रखकर दुर्गेश को बुलाने चली गई। विमला ने दासी को बाहर ठहरने का संकेत किया। वीरेन ने तीसरी दासी से कहा, लक्ष्मणी, मेरे लिए पान तैयार करो। पैर दबाने वाली दासी चली गई। विमला, आज तुम्हारा ये कैसा वेश है? आज मुझे आवश्यकता है इसकी। मैं भी तो सुनूं कि क्या आवश्यकता है। मैं इस समय अभिसार के लिए जा रही हूँ। विमला ने कहा, क्या यम के साथ अभिसार करना है तुझे? क्यों, क्या मनुष्य के साथ नहीं हो सकता? वो मनुष्य अभी पैदा नहीं हुआ, एक को छोड़कर। यह कहकर विमला वहाँ से उठकर चली गई। ये कहानी इतनी ही।
ये चौथा भाग यहीं ख़त्म हुआ। आपको जल्दी ही 5वां भाग सुनाऊंगी। अभी आप सुन रहे थे भगवती की आवाज़ में ये दुर्गेश नंदिनी उपन्यास का चौथा भाग। ये है फलक का चैनल किस्सा कहानी। फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड के साथ। इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी अवश्य करिए। धन्यवाद दोस्तों।